गुड मॉर्निंग। चैप्टर 9 हिंदी मीडियम इकोनॉमिक्स और क्लास 12। चैप्टर 9 का आज सेकेंड डे है और यहाँ पर हम पढ़ेंगे पूर्ति की लोच। राइट, हम इसके पहले पार्ट में समझ चुके हैं आपूर्ति, पूर्ति, सप्लाई क्या होती है, सप्लाई का नियम क्या है, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं पूर्ति की लोच। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्ति की लोच में अब देखिए, यदि हमने डिमांड मतलब कि मांग और मांग के नियम और मांग की लोच समझ रखी है तो पूर्ति बहुत आसान है। जैसे कि कल वाले लास्ट जो इसका जो पार्ट था, पार्ट 1, उसमें हमने जो देखा था बिल्कुल सप्लाई भी कैसी है, मांग के जैसी है, बस दिशा अलग है। राइट, वैसे ही यहाँ पर पूर्ति की लोच भी मांग की लोच जैसी ही है। देखो पूर्ति का नियम क्या बताता है? पूर्ति का नियम ये बताता है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, अन्य बातें समान रहे, यदि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो पूर्ति की जो दिशा होगी वो क्या होगी? मतलब कि कीमत बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ेगी, कीमत कम होगी तो पूर्ति भी कम होगी। मतलब यहाँ पर सीधा संबंध बताया गया है कीमत और मात्रा, जो कि पूर्ति की मात्रा होती है। राइट, तो दिशा बताई गई है, ये नहीं बताया गया है कि कितनी प्राइस बढ़ेगी तो कितना पूर्ति में बदलाव होगा। मतलब नंबर्स में नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ दिशा बताई गई है, डायरेक्शन बताया गया है, अमाउंट नहीं बताया है। राइट, तो पूर्ति की लोच यहाँ पर आपको ये समझाती है कि भैया कितनी मात्रा में, मतलब अभी जो मैंने बोला कि दिशा बताई गई है किसमें, पूर्ति के नियम में दिशा बताई गई है। ठीक है, मात्रा नहीं बताई गई पूर्ति के नियम में, पर पूर्ति की लोच आपको वो बताएगी कि कितनी मात्रा में आप बदलाव, प्राइस को कितना बदलोगे तो उसकी सप्लाई कितनी बदलेगी। राइट, यहां पर हम नंबर की बात कर रहे हैं, दिशा की बात नहीं कर रहे हैं। राइट, दिशा तो क्लियर है कि प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी। चलिए फटाफट इसको देखते हैं। ये आज ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरा डिमांड मांग की लोच के समान ही है। ठीक है, पूर्ति का नियम, कीमत, मतलब हम इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, मैं सिर्फ आपको वही बात बताऊंगा फटाफट, क्योंकि हमारा मांग में ये अच्छे से समझा हुआ है, इसलिए हम यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। पूर्ति का नियम, कीमत कीमत में परिवर्तन होने के कारण पूर्ति में होने वाली परिवर्तन की दिशा को बताता है, लेकिन पूर्ति का नियम यह नहीं बताता कि कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप वस्तु की पूर्ति में कितना परिवर्तन होगा। है ना, वस्तु की पूर्ति में कितना परिवर्तन होगा मतलब मात्रा में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, इसे पूर्ति की कीमत लोच बताती है। इसे कौन बताता है? पूर्ति की कीमत लोच। राइट, कीमत लोच, पूर्ति की कीमत लोच मतलब कीमत के कारण। ठीक है, कीमत लोच की धारणा हमें यह बताती है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तु की पूर्ति में किस दर या गति से परिवर्तन होगा। दर मतलब प्रतिशत, है ना, हमेशा ध्यान रखना, दर का मतलब क्या होता है? एक परसेंटेज है। राइट, तो यदि मान लो कीमत 10% से बढ़ी तो कितने परसेंट से सप्लाई बढ़ेगी, ये कौन बताता है? पूर्ति की लोच। इस प्रकार कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप जिस दर या गति से वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन होता है उस दर को उस पूर्ति की कीमत लोच कहते हैं। याद रखो, यह बीच में एक अच्छा सा शब्द आप लिख सकते हो कि उस दर को जो प्रतिशत है उसको आप क्या बोलोगे? उस पूर्ति की कीमत लोच कहोगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर पूर्ति की कीमत लोच में प्रक्रिया, ये मार्शल ने एक परिभाषा दे रखी है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। पूर्ति की लोच से अभिप्राय कीमत में परिवर्तन के प्रतिक्रिया स्वरूप, मतलब जो भी कीमत में परिवर्तन हुआ उसके प्रतिक्रिया स्वरूप पूर्ति की मात्रा में होने वाले परिवर्तन से होता है। ठीक है, सूत्र क्या है? बिल्कुल मांग की लोच का जो सूत्र था बिल्कुल वही है। ऊपर क्या करना है हमको?
वहां पर मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन था, यहाँ पूर्ति आ गई बस, और कुछ नहीं हुआ, है ना। मांग का लोच की परिभाषा वो सूत्र देखोगे आप तो उसमें यहां पर पूर्ति की मात्रा लिखा हुआ है, वहां पर मांग की मात्रा है। तो पूर्ति की लोच कैसे नापते हैं, तो उसकी एक प्रतिशत विधि है। प्रतिशत विधि में हम बोलते हैं कि भाई पूर्ति की मात्रा में जितना परिवर्तन हुआ है प्रतिशत में, अनुपातिक भी बोलते हैं और प्रतिशत भी बोलते हैं। प्रतिशत और अनुपातिक लगभग एक ही बात है, ठीक है, लगभग एक बात है ना। तो अनुपात भी वही और प्रतिशत भी वही। पूर्ति की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, ठीक है, ये अभी यहाँ नहीं समझना है, ये आगे समझ में आएगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं पूर्ति की कीमत लोच की श्रेणियां। श्रेणियां, कीमत लोच की श्रेणियां, श्रेणियों का मतलब है कि कितने प्रकार की कीमत की लोच होती है सप्लाई की, है ना। हमने ये मांग में भी पढ़ा था, है ना, पूर्णतया लोचदार, बेलोचदार, अधिक लोचदार, कम लोचदार, सेम यहां पर भी वही है, ठीक है। पूर्णतया लोचदार का मतलब होगा कि यदि वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है फिर भी उसकी सप्लाई कितनी हो जाए, अनंत हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, पूर्ण लोचदार। मतलब कीमत का उस पर फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कीमत में हल्का सा परिवर्तन भी उसकी पूर्ति को कम ज्यादा आराम से कर सकता है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, पूर्णतः लोचदार, ठीक। इसका वक्र कैसा बनेगा, इसका वक्र बनेगा वस्तु की पूर्ति जो क्वांटिटी है एक्स पर, उसके सामने सप्लाई बनेगा एकदम कांस्टेंट, है ना, समानांतर। देखो ये प्राइस है, ये प्राइस में कोई भी बदलाव नहीं हुआ, और इसी प्राइस पर आप Q1 भी दे सकते हो, Q भी दे सकते हो कोई सी भी सप्लाई कर सकते हो कितनी भी मात्रा में, राइट। तो यहां पर सूत्र क्या बनेगा, सूत्र क्या है, देखो हमारा सूत्र है पूर्ति की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन भागित पूर्ति की कीमत में परिवर्तन। तो पूर्ति की कीमत में परिवर्तन कितना हुआ, 0% हुआ ना, कीमत में कोई बदलाव हुआ क्या, नहीं, 0 हुआ। तो 0 से किसी भी संख्या को भाग दोगे तो अनंत टाइम समय तक क्या होगा, भाग जाता ही आएगा। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, पूर्णतया लोचदार मतलब अनंत। क्या कहेंगे कि सर कीमत में जरा सा भी या नहीं भी परिवर्तन हुआ हो तो पूर्ति कितनी हो सकती है, अनंत हो सकती है, पूर्णतया लोचदार, ठीक। ये हो गया, आप इसको पढ़ के देख लेना। अब हम आते हैं अधिक लोचदार पूर्ति। अधिक लोचदार का मतलब है साहब कि इसमें जरा सा परिवर्तन किया जाए, किसमें, मतलब जितना भी परिवर्तन कीमत में हुआ है उससे ज्यादा का परिवर्तन पूर्ति की मात्रा में होगा। जैसे आप ग्राफ में देख सकते हो बेटा, देखो प्राइस कितना सा बढ़ा और उसकी मात्रा कितनी ज्यादा बढ़ी, राइट। मैं यहां कहूं कि यदि मान लो ये 10% कीमत में बदलाव हुआ तो मात्रा में, पूर्ति की मात्रा में 10 से ज्यादा का क्या मिलेगा, परिवर्तन मिलेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अधिक लोचदार, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। लोचदार, लोचदार मतलब एक के बराबर। अच्छा, इन सबको क्या बोलेंगे, शुरू से आप देखते आओ। पूर्णतया को जैसे ये रेखा चित्र का स्पष्टीकरण दिख रहा है, उसके नीचे आपको दिख रहा होगा ES दिख रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसको क्या पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो पूर्णतया लोचदार को हम क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब अनंत, अनंत क्यों है अभी समझा दिया था, है ना। फिर अधिक लोचदार में हम क्या कहेंगे, ES इलास्टिसिटी ऑफ मोर देन 1। मोर देन 1 का मतलब ये देखो अधिक लोचदार में नीचे लिखा हुआ है ना, मिल गया। ES मोर देन 1 मतलब अधिक लोचदार, किससे, एक से ज्यादा। एक से ज्यादा लोचदार का मतलब क्या हुआ बेटा, जब आप इसको सूत्र में रखोगे ना, ये जो परसेंटेज दिए हुए हैं, तो 25 को भाग दोगे किससे, 10% से, तो आंसर आएगा 2.5। 2.5 एक से ज्यादा है ना,
तो यहां पर इसको कहेंगे इलास्टिसिटी मोर देन 1। इलास्टिसिटी किससे ज्यादा है? 1 से ज्यादा है। ठीक है, फिर आ गया लोचदार पूर्ति। लोचदार पूर्ति का मतलब हुआ ES इज इक्वल टू 1, मतलब जितना प्रतिशत हम कीमत में परिवर्तन करेंगे, ठीक उतना ही प्रतिशत उसकी पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन होगा, बराबर का 10%, 10%। ठीक है, फिर यहां पर हम आते हैं नेक्स्ट पर। अब देखते हैं बेलोचदार पूर्ति। भाई बेलोचदार का मतलब है कि यदि कीमत में जितना भी प्रतिशत हमने परिवर्तन करा है उससे कम पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन मिलेगा। ठीक, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो कि देखो मात्रा में कीमत में कितना बड़ा बदलाव दिख रहा है, सिर्फ आप ग्राफ देख के आसानी से पता कर सकते हो, है ना। और मात्रा में कितना कम बदलाव हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे ES। ES मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1, 1 से कम। ठीक है, अब आता है पूर्णतया बेलोचदार, मतलब कि भैया इसका प्राइस का पूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे कोई भी रेट हो, पूर्ति क्या होगी? फिक्स हो जाएगी। जैसे हमने देखा था नीलाम होने वाली कोई सी चीज, है ना, एंटीक पीस मतलब पुराना एक ही चीज बचा हुआ है, अब उसकी कीमत कितनी बढ़ती जाए वो एक ही रहेगा, है ना, उसकी सप्लाई उतनी ही है, उसकी सप्लाई बढ़ेगी नहीं घटेगी नहीं, राइट, उसकी कीमत कुछ भी हो सकती है। पूर्णतया बेलोचदार। ठीक, अब हम यहां पर आते हैं पूर्ति की कीमत लोचदार की मापने की विधि। तो बहुत ही आसान है, जैसे कि मांग की लोच मापने की विधियां थी वैसे ही इसकी भी विधियां हैं। पर मांग की लोच में एक विधि थी, 3 विधि थी, जिसमें थी कुल व्यय विधि, राइट। यहां पर वो विधि नहीं है, कुल व्यय विधि पे अपन यहां पर बात नहीं करेंगे, है ही नहीं मेरे ख्याल से तो। ठीक है, चलिए, तो पूर्ति की कीमत लोच को मापने की विधि में पहला आ गया कौन सी? प्रतिशत विधि, जो कि एक साधारण सा सूत्र है। ठीक, प्रतिशत, पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन। अब ये बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, नोट्स वाले क्या करते हैं, यहां पर प्रतिशत परिवर्तन लिख दिया और पहले लिख दिया अनुपातिक परिवर्तन। अब बच्चा बोलता है यहां पर अनुपातिक लिखना है और यहां पर प्रतिशत लिखना है, बेचारा अब बहुत से बच्चे ऐसे बेटा जो कोचिंग नहीं जाते हैं या नहीं समझते हैं, वो रटना चालू कर देते हैं, तो वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि प्रतिशत अनुपातिक एक ही बात है। ठीक है ना, कोई अलग चीज नहीं है। ठीक, ये हम समझ चुके हैं। इसके बाद में आता है मतलब आपसे प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। देखो जहां तक है इस चैप्टर में से आपको यही पूछेंगे कि भैया पूर्ति की कीमत लोच मापने की विधि, कोई एक विधि को समझाइए, राइट। तो जैसे प्रतिशत विधि को समझाना है तो अपने को क्या करना होंगे कि इसके जो हमने 5 प्रकार पढ़े ना, उन 5 को हमको उसको समझाना होगा। जैसे पूर्ति की कीमत लोच 1 से अधिक, इकाई से अधिक, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होगा कि जितना प्रतिशत हम कीमत में परिवर्तन करेंगे उससे ज्यादा क्या होना चाहिए? पूर्ति में हो जाना चाहिए। आंसर आपका 1 से ज्यादा आना चाहिए कुल मिला के। अब आप कुछ भी लिखो यहाँ पर, आंसर किससे ज्यादा आना चाहिए? 1 से ज्यादा। 1.1, 1.5, 2.5, 5.6, जो करना हो करो, पर 1 से ज्यादा होना चाहिए। फिर यहाँ पर आ गया कीमत के बराबर, लोच इकाई के बराबर, तो उसका मतलब क्या हुआ? दोनों में प्रतिशत बराबर रखना, तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर आ जाएगा 1 से कम, तो 1 से कम में क्या करोगे? कीमत को जो नीचे वाला है उसको ज्यादा करना। ठीक, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो किसी एक विधि से क्या करना है आपको समझाना है, ऐसा प्रश्न आ सकता है ना। इसके साथ साथ प्रश्न ऐसे भी आते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, वो किसी 2 को समझाने का बोल देगा। क्या बोल देगा? कि पूर्ति की अधिक लोचदार इलास्टिसिटी और बेलोचदार इलास्टिसिटी को समझाइए। 5 में से कुछ भी 2 दे देगा, 2.5 नंबर के हिसाब से 5 नंबर का, या 2 नंबर के हिसाब से, जैसा भी उसका नंबर का बनता है। ठीक, तो हमको ये पूरा पढ़ के जाना है।
है ना, और उस हिसाब से हमको देखना पड़ेगा कि नंबर के हिसाब से हमको उसका ग्राफ वगैरह भी बनाना है या नहीं। ठीक है, ग्राफ बनाना बहुत आसान है, मैं बता दूंगा अभी। रेखा द्वारा स्पष्टीकरण, रेखा चित्र द्वारा। तो रेखा चित्र द्वारा क्या है, बहुत आसान। देखो ये 3 चित्र आपको दिख रहे होंगे। यदि सप्लाई, देखो सप्लाई कैसे चलेगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा, है ना। यदि सप्लाई कर्व एक्स एक्सिस के तरफ से आ रहा है, देखो ये डॉट डॉट करके बताया ना, ऐसा चिपकाना नहीं है, वो बताना चाह रहा है आपको कि यदि इसका ये नीचे वाला छोर हिस्सा किधर की तरफ जा रहा है, एक्स की तरफ, तो वो होगा क्या, ई एस लेस देन 1। देखो दिख रहा है लेस देन 1, मतलब इकाई से कम, चित्र पे बना हुआ है ना। और यदि ये बिल्कुल ओरिजिन ओ से निकलता हुआ दिखेगा तो ये क्या होगा, ओरिजिन से निकलता हुआ होगा तो ये क्या होगा, 1 होगा। ये 0 नहीं है, 1 है। ये ई एस, ये यहां पर चित्र में गलत छपा हुआ है बेटा, बीच वाला देख रहे हो 9.12, उसमें ये ओरिजिन से टच होता हुआ निकल रहा है ओ से, तो यहां पर आप लिखोगे ई एस बराबर 1, लिख लो वहां पर। मेरे इसमें गलत है, शायद नई बुक में भी गलत है। हाँ, तो ई एस बराबर 1 कर लो, तो ओरिजिन से निकलेगा तो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, और यदि ये y से निकल रहा है तो ये क्या होगा, अधिक होगा, 1 से अधिक होगा। अब इसी को आप अप्लाई करके देख सकते हो। अभी जो हमने ग्राफ देखे ना, वहीं पर देखो, आ जाओ शुरू से। पूर्णतया लोचदार, तो पूर्णतया लोचदार तो समझ ही जाओगे, एक्स एक्सिस के सामने बनेगा तो पूर्णतया है। अब देखो ये अधिक लोचदार, ये देखो ये इसको टच करोगे तो y पे टच हो रहा है, ऐसे डॉट डॉट करके टच करो तो कहां टच हो रहा है, ये y पे, हाँ या ना। तो y की तरफ यदि टच हो रहा है तो अधिक, ओरिजिन में आ रहा है बिल्कुल 0 में तो 1, है ना, इकाई के बराबर, और x पे टकरा रहा है तो इकाई से कम। क्लियर, ये 3 विधि हो गई। ठीक, और चैप्टर हो गया खत्म। सर 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 एक छोटी सी बात बची है, पूर्ति की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत आसान है, फटाफट देखें। समय तत्व, सर आईएमपी है बेटा, ये पूर्ति की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है ये, मतलब इस चैप्टर में, मतलब कीमत लोच में, इलास्टिसिटी वाले टॉपिक में सबसे आईएमपी पूर्ति की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो पहला कारक है समय तत्व। तो समय तत्व में यहां पर बोला गया है कि पूर्ति की कीमत लोच पर समय तत्व का प्रभाव पड़ता है। अर्थशास्त्रियों ने समय तत्व को 3 भागों में बांटा है, हम जानते हैं अच्छे से। अति अल्प, अति अल्प में क्या होगा, पूर्ति होगी क्या, पूर्ति में कोई परिवर्तन होगा क्या, नहीं होगा। अल्पकाल जो होगा उसमें क्या होगा कि कुछ चीजें क्या होगी, स्थिर होगी, इसलिए यहां पर पूर्ति लोचदार तो होगी, है ना, पूर्ति लोचदार तो होगी। और दीर्घ काल में क्या होगा, उत्पादन की क्षमता को इच्छा अनुसार बढ़ा सकता है, तो यहां पर अधिक लोचदार होगा। ठीक है, अधिक लोचदार आपको कहां मिलेगा, दीर्घ काल में मिलेगा। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है पर फिर भी समय के हिसाब से देख सकते हैं। उत्पादन की तकनीक, पूर्ति की कीमत लोच पर, पूर्ति की कीमत लोच पर उत्पादन की तकनीक का प्रभाव पड़ता है। भाई पूर्ति लोच जो है ना, उस पर किसका प्रभाव पड़ता है, उत्पादन की तकनीक का प्रभाव पड़ता है। यदि वस्तु के उत्पादन की तकनीक सरल है तो वस्तु की पूर्ति लोचदार होगी। मतलब देखो बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, भाव बढ़ेगा, कीमत बढ़ेगी, तो सप्लायर ज्यादा सप्लाई करने की सोचेगा। वो तभी ज्यादा सप्लाई करने की सोच सकता है जब उस वस्तु को बनाने की विधि ज्यादा आसान होगी तो फटाक से बना लेगा, हाँ या ना। यदि विधि बहुत टफ है, मतलब कोई विशेष मशीन की जरूरत पड़ रही है, तो क्या वो सप्लाई बढ़ा पाएगा। समझ में आ रही बात। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जो महंगी शराब होती है ना, जिसको हम लीकर बोलते हैं, है ना, दारू, दारू तो नहीं शराब है ना,
इंग्लिश वाइन जिसका नाम सुना होगा, इंग्लिश वाइन बोलते हैं, इनको बनने के लिए एक पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। कोई कोई सी तो 8 साल, 12 साल, 36 साल में बनती है। वाइन का ऐसा होता है, वो जितनी पुरानी होती है वो उतनी कीमती होती जाती है, क्योंकि वो सड़ी हुई चीज है एक तरह से, तो वो सड़ती चली जाती है। तो जितना सड़ेगी उतनी अच्छी, मतलब वो उतनी सड़ी हुई चीज, और क्या है ना। तो वाइन जो शराब बनती है वो चीजों को सड़ाकर बनती है ना। तो जैसे एक है 12 साल पुरानी, वो मतलब उस पर लिखा ही होता है 12 साल का रिजर्व। रिजर्व मतलब 12 साल तक उसको हमने क्या कर रखा है, संभाल के रखा हुआ है। बनी, उसको एक लकड़ी के बॉक्स में, डब्बा लकड़ी का रहता है, उसमें डाल देते हैं, कांच के उसमें नहीं, लकड़ी के उसमें, बैरल जिसको बोलते हैं, बैरल में डाल देते हैं और जमीन में गाड़ देते हैं। अब कब निकालेंगे, जब उनका समय आएगा कि भैया हमको 6 साल पुरानी बेचना है, या 8 साल पुरानी बेचना है, या 12 साल पुरानी बेचना है, या 36 साल, तो उतने साल बाद ही वो उसमें से जमीन में से उसको निकालेंगे। अब बताओ, खूब भाव भी बढ़ जाएगा तो क्या वो सप्लाई बढ़ा पाएगा? बढ़ाएगा भाई, 36 साल बाद बढ़ेगी। आज करेगा तब जाके उसका रिजल्ट कब मिलेगा? समझ में आई बात? तो उत्पादन की तकनीक पर भी निर्भर करेगा, उत्पादन की तकनीक पर भी निर्भर करेगा कि भैया उसकी पूर्ति होगी, मतलब कितनी होगी, बेलोजदार होगी, लोजदार होगी, अधिक लोजदार होगी। यदि तकनीक आसान है तो अधिक लोजदार होगी, तकनीक बहुत कठिन है तो वो कम लोजदार होगी, या बेलोजदार भी हो सकती है। ठीक है। इसके विपरीत यदि उत्पादन की तकनीक जटिल है तो क्या होगा, पूर्ति बेलोजदार होगी। जैसे प्लांट है ना, मालूम पड़ा कि भैया पूर्ति करने के लिए आपको तो प्लांट ही बढ़ाना पड़ेगा, तो भैया वो तो बेलोजदार होगी। जब तक प्लांट नहीं बढ़ेगा तब तक वो पूर्ति नहीं हो सकती। उत्पादन की लागत, पूर्ति की कीमत लोच पर उत्पादन की लागत का भी प्रभाव पड़ता है। यदि वस्तु का उत्पादन उत्पत्ति ह्रास नियम के अंतर्गत हो रहा है तो वस्तु की पूर्ति बेलोजदार होगी। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेना है ना, ये सब एमसीक्यूज बनते हैं बेटा। हाँ, ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं कि 4 नंबर में 5 नंबर में आ जाएगा, एमसीक्यूज बनेंगे इसमें से, है ना। ये समझना जरूरी है कि कब वो लोजदार होगी, कब बेलोजदार होगी। ठीक है। तो उत्पत्ति, वस्तु के उत्पादन पे काय का उत्पत्ति ह्रास नियम का अंतर्गत हो रहा है तो वो होगी बेलोजदार। ठीक है। और इसके विपरीत यदि उत्पादन उत्पत्ति वृद्धि के अंतर्गत हो रहा है तो वो कैसी होगी, पूर्णति लोजदार होगी। ठीक है। मतलब कि सीधा सा मतलब है बेटा, यदि उत्पादन की लागतें बढ़ती हुई है, राइट, तो यहाँ पर उत्पादन उसकी कीमतों पर, लागत पर भी निर्भर करेगा। उत्पादन मतलब पूर्ति। ठीक है, आगे देखते हैं। वस्तु की प्रकृति, भाई जैसे कि हम बात करें खेती वाली चीजें, किसान वाली चीजें, कृषि वाली चीजें, हमने कल ही देखा था कि प्याज का भाव बहुत अच्छा हो गया, रेट बहुत अच्छा हो गया है, पर आपने जितना बोया था आप उतनी ही पूर्ति कर पाओगे, उससे ज्यादा तो नहीं कर पाओगे। तो एक सीमा तक ही उसकी पूर्ति हो पाएगी, राइट। तो उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है। पूर्ति की कीमत लोच वस्तु की प्रकृति का भी प्रभाव पड़ता है। यदि वस्तु शीघ्र नष्ट होने वाली है तो वस्तु की पूर्ति बेलोजदार होगी। ध्यान रखना है ना, शीघ्र नष्ट होने वाली चीज की पूर्ति कैसी होती है, बेलोजदार। मतलब उसकी कीमत पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो बेच के निकल जाएगा। सब्जी मार्केट में यही होता है, आखिरी आखिरी में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, कम भाव में भी वो ज्यादा देके निकल जाता है बेचने वाला। क्यों? क्योंकि मालूम है कल खराब हो जाएगी, है ना। क्योंकि वस्तु की कीमत में परिवर्तन पर इसकी पूर्ति को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। जैसे मैंने अभी बोला था कि प्याज का रेट कुछ भी हो जाए, आपने जितना उत्पादन करा है उतना ही आप बेच पाओगे। ठीक है, और आपको उसको बेचना भी है क्योंकि एक समय बाद वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसके विपरीत यदि वस्तु टिकाऊ है
तो वो क्या होगी, अधिक लोचदार होगी, क्योंकि उसके उत्पादन को आप बढ़ाया घटाया जा सकता है या उसको सप्लाई को रोका जा सकता है। यदि टिकाऊ वस्तु है और कीमत नहीं मिल रही है तो सप्लायर उसको रोक देगा कि नहीं, भाव बढ़ने पर ही दूंगा, है ना। तो ये क्या हो गई, कीमत का उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो हम बोलेंगे लोचदार है। ठीक है। बाजार की उपलब्धि पूर्ति की कीमत लोच पर बाजार की उपलब्धि का भी प्रभाव पड़ता है। प्राय एक वस्तु के जितने अधिक बाजार होंगे उसकी पूर्ति की कीमत लोच उतनी ही अधिक लोचदार होगी, क्योंकि वस्तु का विक्रेता अपनी वस्तु को भिन्न भिन्न कीमतों में बेच सकता है, अलग अलग जगह बेच सकता है। जैसे कोई चीज पूरे इंडिया में बिकती है तो हो सकता है कि उसका एमपी में अलग रेट मिल रहा है, महाराष्ट्र में अलग रेट मिल रहा है, दिल्ली में अलग रेट मिल रहा है, तो वो अलग अलग जगह अपनी चीजें बेच सकता है, तो उसकी लोच कैसी होगी, अधिक होगी। वो एमपी में रेट नहीं मिल रहा है तो एमपी में नहीं बेचेगा, वो महाराष्ट्र बेच देगा, है ना। ऐसी कई किसान की चीज भी होती है जो व्यक्ति दूर ले जाकर बेचता है, क्यों, क्योंकि वहां अच्छा रेट है। ठीक है। इसके विपरीत आप पढ़ लेना। प्राकृतिक बाधाएं, पूर्ति की कीमत प्राकृतिक बाधाओं पर भी पड़ता है। प्रकृति वस्तु की पूर्ति पर कई प्रकार से प्रतिबंध लगा देती है। जैसे यदि हम टीक की लकड़ी की पूर्ति बढ़ाना चाहते हैं तो उसके पेड़ तैयार करने के कई वर्ष लग जाएंगे। सागौन लकड़ी आती है ना, सागौन की, अब हमें सागौन की लकड़ी का क्या करना है, पूर्ति बढ़ानी है, तो ये हमको क्या करना होगा, सागौन का पेड़ लगाना पड़ेगा। अब जब तक वो 5 साल में 8 साल में बड़ा हुआ तब तक तो आप उसकी सप्लाई बढ़ा नहीं सकते, है ना। जो मैंने अभी वो एक जो लीकर वाला जो दिया था वो भी यही है ना। इसकी प्रकृति में इसकी पूर्ति में वृद्धि सुगमता से नहीं की जा सकती। ठीक है। तो ये क्या होगी, बेलोचदार होगी या कम लोचदार होगी। क्लियर। यहां पर आपका चैप्टर 9 कंप्लीट होता है बच्चों। और एक और चीज, चैप्टर 10 आपके सिलेबस में नहीं है। चैप्टर 10 का नाम क्या है ये पता कर लो, क्योंकि हर बुक में अलग अलग होता है ना। तो चैप्टर 10 है बाजार के विभिन्न प्रकार या स्वरूप, राइट, जिसमें आपको चैप्टर में मिलेगा पूर्णतया नहीं, इंग्लिश में तो याद है, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिस्पर्धी बाजार, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार और एकाधिकार और अल्पाधिकार, ऐसे करके चैप्टर होगा, है ना। वो पूरा चैप्टर मतलब बाजारों के प्रकार है, वो अलग अलग बाजार के प्रकार प्लस उनकी विशेषताएं, राइट, ये हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है। 2021 के सिलेबस में वो नहीं है। ठीक है। सिर्फ 2021 के सिलेबस में, 2021 मई में जो एग्जाम हो रही है उसके लिए। ठीक है। तो इसके बाद में हम सीधे आ जाते हैं 11th चैप्टर पर। वो भी मैं आपको बता देता हूं वो कौन सा है। तो 10वां चैप्टर नहीं है, 11वां चैप्टर है पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण। ठीक है। देखो प्रॉब्लम एक ये है कि पूर्ण प्रतियोगिता होता क्या है। पूर्ण प्रतियोगिता, अभी मैं चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि समस्या क्या है। और चलिए अभी तो ये देख लेते हैं, चैप्टर पढ़ेंगे हम कौन सा, ये 9 चैप्टर के बाद में सीधे मिलेगा कौन सा चैप्टर, 11 पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण। ठीक है। चलिए तो वहीं पर हम मिलते हैं उसी चैप्टर में। आज के लिए इतना ही।